नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और हम जो लगातार मानवाधिकार के संबंध में जो सीरीज चला रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम अध्याय 4 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में आपको बताएंगे। इसके संबंध में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बच्चे जो राष्ट्र का एक कमजोर वर्ग माना जाता है, उसके कई कारण हैं। क्योंकि एक बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं होता कि वो अपने निर्णय खुद ले सके या अपने कार्यों को खुद कर सके। तो उसके लिए हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, जब तक वो अपनी उस अवस्था में ना आ जाएं, जैसे 18 साल से ज्यादा की अवस्था में ना आ जाएं, तब तक उन्हें कहीं ना कहीं अपने गार्जियंस की, अपने माता पिता की उन्हें आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, आज जो अध्याय 4 है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में इसमें बताया गया है। धारा 17 कहती है दोस्तों, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। यानी कि जो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका गठन किस प्रकार किया जाएगा, उसमें किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा, इसके संबंध में अध्याय 4 बताता है। इसमें दोस्तों धारा 1 कहती है, राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो देश यानी राज्य का नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, गठन कर सकेगी। अब दोस्तों देखिए, उपधारा 1 में राज्य सरकार को एक शक्ति प्रदान की गई है आयोग के गठन के संबंध में। उसमें जो भी राज्य के स्तर पर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनेगा, उसमें सबसे पहले उस राज्य का नाम आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे डैश आपको दिख रहा है, इस पे जैसे मान के चलिए हम वर्तमान में से उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो जिस राज्य से संबंधित उस आयोग का गठन किया जाएगा, उस राज्य का नाम पहले आएगा और उस नाम के बाद बालक अधिकार संरक्षण आयोग आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 2 की। राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात बिंदु ए कहता है, एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। और बिंदु बी कहता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य, जिनमें से कम 2 स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से बिंदु 1 शिक्षा में जो निपुण हो, बिंदु 2 बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण या बाल निकाय, बिंदु 3 किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख, बिंदु 4 बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण, और दोस्तों बिंदु 5 कहता है बालक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और या बिंदु 6 कहता है बालकों से संबंधित विधियां। तो यानी कि दोस्तों जो उपधारा 2 है, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी इसके अध्यक्ष बनेंगे या जो भी सदस्य बनेंगे, वो बालकों के संबंध में उन्हें जानकारियां ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बालकों के मनोविज्ञान के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। उनकी समस्याओं का किस प्रकार से निस्तारण किया जा सकता है, उसकी जानकारियां उन्हें अच्छे से होनी चाहिए, तभी तो वो समाधान निकाल पाएंगे दोस्तों। तो ये सब क्वालिटीज जो भी माननीय अध्यक्ष होंगे या माननीय सदस्यगण होंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 3 की। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी कि देखिए, राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, यानी कि इसमें राज्य स्तर पर राज्य आयोग को एक शक्ति दे दी गई है कि उसका मुख्यालय वो जिस स्थान पर उचित समझता है, वो वहां पर गठित कर सकता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 18 की। दोस्तों धारा 18 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। यानी कि माननीय आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, उनकी नियुक्तियों में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, इस संबंध में धारा 18 बताती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा
अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी जो मंत्री हैं, यानी कि राज्य सरकार को एक शक्ति दे दी गई है कि वो अध्यक्ष के संबंध में जो नियुक्ति करेगी, वो किस प्रकार से, किस किस क्वालिटी के हिसाब से उसे रखेगी, उस संबंध में विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको, उनकी अध्यक्षता में जो गठित की जाएगी समिति, उन्हीं के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। किनकी? अध्यक्ष की। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 19 की, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। उपधारा कहती है, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। यानी कि दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 3 वर्षों के लिए माननीय अध्यक्ष जी की नियुक्ति की जाएगी, परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। यानी कि कोई भी अध्यक्ष सदस्य हैं वो 2 बार तक पदावधियों में नियुक्ति पा सकते हैं, उसके बाद नहीं दोस्तों। उसके साथ साथ ये बता दिया गया है कि परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, बिंदु ए कहता है अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु, और बिंदु बी सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें मोटा मोटी तौर पर एक बात बता दी गई है कि अध्यक्ष की स्थिति में 65 वर्ष की आयु लास्ट है और सदस्य की स्थिति में 60 वर्ष की आयु लास्ट है दोस्तों। अब दोस्तों उसके पश्चात हम बात करेंगे उपधारा 2 की, अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा। और दोस्तों धारा 20 कहती है, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। यानी कि धारा 20 में जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनके वेतन के संबंध में पूरी जानकारी हमें बताती है। कौन? धारा 20। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर राज्य सरकार की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया है, परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों एक बार जब अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उसमें कोई भी वेतन के संबंध में या भत्ते के संबंध में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे धारा 21 के बारे में। धारा 21 बताती है राज्य आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी। अब देखिए दोस्तों कोई भी माननीय आयोग को जब चलाया जाएगा तो उसमें एक सचिव जी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उन्हें भी रखा जाएगा। उसके साथ साथ उसमें अधिकारीगण भी जरूरी है और कर्मचारी वृंद भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना भी किसी आयोग को चलाना असंभव है दोस्तों। अब दोस्तों धारा 21 के अंतर्गत बताया गया है धारा 1 में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत बड़ी बात है ये कि राज्य सरकार में जो राज्य सरकार के सचिव हैं उनकी पंक्ति से नीचे के पद वाले व्यक्ति को आयोग में सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। उत्तर दो कहती है दोस्तों, सचिव राज्य सरकार के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। अब दोस्तों ये देख लीजिए कि माननीय सचिव जी के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है माननीय आयोग के, वो राज्य सरकार अपने सचिव जी के माध्यम से उसे चलाएगी। अब दोस्तों धारा 3 कहती है राज्य आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। यानी दोस्तों मोटा मोटी तौर पर जो राज्य आयोग है उसमें राज्य सरकार की
काफी शक्ति है, उसको काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। मोटा-मोटे तौर पर ये धारा 21 हमें पूरा बताती है। इसमें सचिव जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 22 की, वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना। अब दोस्तों धारा 22 में बताया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का जिनके अंतर्गत धारा 21 में निर्दिष्ट सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी है, धारा 28 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा। अब आप दोस्तों ये देखिए कि जो अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन के संबंध में और भत्तों के संबंध में जो अनुदान दिए जाएंगे, उसके संबंध में मुख्य तौर पर इसमें सारा बताया गया है, किसमें, धारा 22 के अंदर। अब दोस्तों बात करें धारा 23 की, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। यानी कि देखिए जो राज्य आयोग है उनको अपनी वार्षिक रिपोर्टें भी देनी होंगी कि माननीय आयोग के अंदर क्या क्या हुआ, उसके संबंध में बताता है हमें धारा 23। उपधारा कहती है दोस्तों, राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। दोस्तों धारा 2 कहती है, राज्य सरकार उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित और ऐसी सिफारिशों में से किसी की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, जहां राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे उपधारा 3 के बारे में। वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। यानी कि दोस्तों देखिए इसके अंदर राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 24 के बारे में, जो बताती है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, अगर वो कोई भी उपबंध बनाता है तो राज्य आयोगों को वो लागू माना जाएगा। वो कैसे कैसे माना जाएगा, ये धारा 24 में बताया गया है। दोस्तों धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 13 की उपधारा 1 और धारा 14 तथा धारा 15 के उपबंध राज्य आयोग को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे और प्रभावी होंगे। अर्थात बिंदु ए कहता है, आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। बिंदु बी, केंद्र सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य सरकार के प्रति निर्देश हैं। और सी, बिंदु सी में बताया गया है, सदस्य सचिव के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सचिव के प्रति निर्देश हैं। तो यानी कि दोस्तों माननीय राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके जो भी महत्वपूर्ण उपबंध होंगे वो माननीय राज्य आयोग को वो लागू होंगे, उस संबंध में बताया गया है धारा 24 में दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 5 के संबंध में दोस्तों। तो अध्याय 5 बताता है दोस्तों बालक न्यायालय। देखिए अध्याय 5, हालांकि हर अध्याय इस अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्याय 5 पर मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि फोकस कीजिएगा कि बच्चों को त्वरित न्याय मिलने के लिए या उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उसके त्वरित ढंग से निस्तारण के लिए इस अध्याय का गठन किया गया है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत बालक न्यायालय है। तो दोस्तों धारा 25 जो है ये बताती है बालक न्यायालय के संबंध में, राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए बिंदु ए कहता है कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है, या बिंदु बी कहता है कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। अब देखिए दोस्तों, धारा 25 के अंदर कितना अच्छा बताया गया है कि एक सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। तो यानी कि दोस्तों देखिए, एक प्रॉपर न्यायालय बनाना अनिवार्य है ताकि बालकों से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जा सके। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 26 के संबंध में, विशेष लोक अभियोजक, यानी कि विशेष लोक अभियोजक के रूप में जो नियुक्ति दी जाएगी वो किस प्रकार से दी जाएगी मान्य आयोग में, ये धारा 26 हमें बताती है। राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी, या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर विशेष लोक अभियोजक के संबंध में धारा 26 में बताया गया है, जिसमें जो अधिवक्ता कम से कम 7 वर्षों की उनकी प्रैक्टिस हो, उनको अभियोजक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमने अध्याय 4 और अध्याय 5 हमने पूर्ण किया है दोस्तों, और इसी क्रम में दोस्तों आगे भी इस सीरीज को बिल्कुल चालू रखेंगे, आगे निरंतर ये आगे बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हम ये सीरीज तैयार कर रहे हैं मिशन लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा, इसको दोस्त आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो देखें और जानें कि किस प्रकार से उनका जो ह्यूमन राइट से संबंधित जो भी उनके मन में जिज्ञासा है, उनको हमारे इन सीरीज के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, उनको एक संतुष्टि प्रदान की जा सकती है इन सीरीज के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों आपसे भी कहना चाहूंगा कि हम इस तरह की जो सीरीज बना रहे हैं उसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। हर सेक्शन को, हर अधिनियम को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है दोस्तों, ताकि आप तक एक सही सटीक जानकारी पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।